वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ में हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम चर्चा खास का। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की तरफ से 18 से 20 जुलाई तक वाराणसी में नशे की लत के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए चिंतन शिविर लगाया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए व्यापक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है। सम्मेलन के अंत में काशी घोषणा जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं की है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के जरिए शुरू की गई ये प्रभावशाली पहल युवाओं को नशे से दूर रखना आज राष्ट्र के सामने एक बड़ी चुनौती है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुज जौहरी जी, जो कि नशा मुक्ति मेंटोर हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। नशा मुक्ति संचालक हैं ये। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरिता सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है। अनुज जौहरी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि हम यूथ की बात करें और किसी भी देश के लिए जो उसकी रीढ़ है वो उसका यूथ है, उसका युवा है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्या पहल की जा सकती है? क्योंकि आजकल आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो युवा ही हैं जो कि नशे की लत जिनमें देखने को मिल रही है। स्कूल्स में ई सिगरेट जैसी चीजें मिलने लगी हैं। जी, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें कि भारत एक युवा भारत है, बिल्कुल, मैं इसे युवा भारत कहूंगा। मैं इसलिए युवा भारत कहूंगा कि भारत में रहने वाली जो 65% मतलब हमारी जो आबादी है 65% युवाओं की है, क्योंकि 35 साल से कम के नीचे के लोग भारत में रहते हैं। इसका मतलब भारत युवा है। और युवा हमारा आज हम देखें तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भारत सरकार कटौती और आपूर्ति पर दो मुद्दों पर काम करती है। वो कटौती भी करती है और आपूर्ति भी करती है। इन दोनों मतलब डिमांड को रिड्यूस भी करती है। और हमारा जो पुलिस बल होता है या जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है वो इस पर काम करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि युवाओं को देखते हुए नाकाफी है। जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी पॉलिसी सरकार आज बनाती है, हमारा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाता है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट निकले हैं जिसकी लास्ट डेट 31 थी। उसमें भी मैं देख रहा हूं कि युवाओं के लिए कुछ खास प्रोग्राम नहीं है, वही प्रोग्राम है जो चलते आ रहे हैं। तो हमारे युवाओं को हमें यह देखना है कि हमें युवाओं को मतलब उपभोक्ता नहीं बनाना है, हमें युवाओं को उत्पादक बनाना है कि वो उत्पाद कर सके, ताकि भारत के युवा अगर उत्पाद करेंगे तो भारत आगे जाएगा, तरक्की होगी। और हमारा युवा इस समय नशे की तरफ जा रहा है। वो बहुत सारी ऐसी एडिक्शन है, नशे की एडिक्शन है और नशे के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एडिक्शन है कि हम युवाओं को रोक ही नहीं पा रहे हैं। रोक इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमारी शायद नीतियां या पॉलिसियां उतनी अच्छी नहीं है। मैं कहना चाहूंगा जितने भी लोग नशा मुक्त होते हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा कृष्णा हमारे साथ ही नशा मुक्त हैं, तो जब भी पॉलिसी बनती है, जब भी इस तरीके के काम होते हैं तो ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो युवा हैं, जो नशा मुक्त हुए हैं, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि नशा मुक्ति को रिप्रेजेंट करें, एम्बेसडर बनाया जाए, उनको शामिल किया जाए बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी में और आगे लाया जाए। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज किया जाए कि युवाओं के लिए और लाइफ स्किल्स एजुकेशन इस पॉलिसीज में जोड़े जाएं जो अभी फिलहाल है। ठीक है कृष्णा, अगर हम देखें जिस तरह अभी आशीष जी ने भी जिक्र किया, एक यूथ के तौर पर हम एक चीज समझना चाहेंगे कि आजकल हम जो देख रहे हैं कि युवाओं में क्रेज है जिसका मैंने जिक्र किया। क्या वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इसका एक रीजन है? क्योंकि आजकल जो भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में जो यूथ मौजूद है उन्हें लगता है कि ड्रिंक करना, स्मोक करना एक स्टेटस सिंबल के तौर पर बन गया है। ये जो आपके मन में या आपके माइंड में जो चीजें बैठाई जा रही हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, इसे कैसे मिटाया जा सके? मॉडर्नाइजेशन का एक ये सबसे बड़ा पहलू है। सबसे पहले कि हम कॉलेजेस और स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले गेट पे ही स्वागत होता है हमारा नशे का। इससे हमें ये दिखता है कि कूल लगेंगे, अगर ग्रुप में नशा नहीं करेंगे तो हम ऑकवर्ड से लगेंगे, बेवकूफ़ लगेंगे। तो उसको ना, ये आपने सही बात कही कि स्टेट ऑफ सिंबल बना लिया है कि नशा नहीं करेगा व्यक्ति तो समाज से जुड़ के, मतलब ग्रुप से जुड़ के नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नशा मुक्त भारत हो सकता है। इन चीज़ों पे गौर दिया जा सकता है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेजेस जा रहा है,
स्कूल में सबसे पहले क्या है, पहला ऐसा नहीं होता था, पहले इतने ना नशे थे ना कुछ चीजें थी। सबसे पहले सिगरेट आती है, फिर गांजा, स्मैक, XYZ, नशे तो बहुत प्रकार के हैं। तो सिंबल्स तो ये तो बना लिया है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में जो हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर्स में जो आते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो आते हैं, वो नई तादाद के लड़के होते हैं 20 से 22 साल के, जो कॉलेजेस जा रहे हैं, अच्छा गांजा पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, और मतलब मेंटली स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पढ़ने की बजाय नशे में डूबे हैं। पहले पहले क्या वो शौक में करते हैं, शौक के बाद वो ना उनका आदत बन जाती है। आदत मीन्स कि बिना नशे के उन पे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, बिल्कुल भी, उसके आदी बन जाते हैं। और बस यही चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का रास्ता देखना पड़ता है। रिहेबिलिटेशन नहीं तो सबसे बड़ा, रिहेबिलिटेशन से पहले जब घर वाले को पता चलता है कि ये मेरा बच्चा नशे का आदी हो चुका है, तो सबसे पहले क्या, उनके जो फंड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, XYZ, पैसा बिल्कुल सील करते हैं, वो देते नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि इधर से कुछ उठाना, उधर से कुछ उठाना, फिर वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे क्राइम से जाके धीरे धीरे वही एक युवा ना, जहां उसे एक भारत का उज्जवल भविष्य होना चाहिए, वो कहीं एक जेल में अपने कर्मों की, कह सकते हैं अपने नशे की सजा काट रहा होता है, बस। ठीक है सरिता जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि जागृत समाज को आखिर कैसे कैंपेनिंग करनी चाहिए कि यूथ जो है वो नशे से दूर हो जाए। और नशा तो बहुत सारी चीजों का होता है। आपको क्या लगता है कि कैसे काम किया जाना चाहिए, कैसे ठीक किया जा सकता है इस चीज को? यूथ में सबसे ज्यादा क्रेज है और शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहां का यूथ नशे का आदी ना हो। सरिता जी, आपका फोन म्यूट है। चलिए, सरिता जी की आवाज अभी नहीं आ रही है। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक चीज मैं समझना चाहूंगी कि जब हम सरकार के प्रयासों की बात करते हैं तो सरकार की ओर से कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाया जाए। 2047 की आप ये कह सकते हैं कि एक लक्ष्य रखा गया कि 2047 तक हमें भारत को नशा मुक्त बनाना है। लेकिन क्या वाकई हम उस पर काम कर रहे हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 2023 का एक आंकड़ा ये कहता है कि एक दिन में लगभग 115 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है। और जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो सरकार सबसे पहले शराब के जो ठेके होते हैं उन्हें खोलने का काम कर देती है। तो ये दो चीजें जो एक साथ हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिर्फ सिन टैक्स लगा देना सरकार की जिम्मेदारी है या फिर इस तरह के लक्ष्य रख देना, उस पर धरातल पर काम कैसे किया जाए? देखिए चारुल जी, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। ये तो उत्तर प्रदेश का नहीं, ये तो पूरे देश में ही है। आज देखिएगा, अगर मैं देखे कि 16 करोड़ युवा शराब पीते हैं, वो उसकी उम्र वही है 18 से 35 साल। तो ऐसी स्थिति में आज अगर इलाज की जरूरत है, 2.19 करोड़ युवाओं को इलाज की जरूरत है जो अल्कोहल का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से अगर तंबाकू की बात करें तो 26 करोड़ युवा जो कि वही 15 से 45 साल के हैं। चरस गांजे की बात करें तो 77 लाख युवा हैं जो 18 से 30 साल के हैं। स्मैक की बात करें तो 19 लाख युवा हैं जो 18 से 30 साल के हैं। अफीम की बात करें तो 5.5 लाख युवा हैं जो 20 से 40 साल के हैं। और इंजेक्शन से जो नशा लेते हैं उनकी संख्या 4.6 लाख है और वो भी 16 से 30 वर्ष है। अब देखिएगा, ये सब युवा अगर नशा करते हैं, जिसमें सरकार चाहती है कि नशा मुक्त भारत बने, और 2047 की बात करते हैं। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, उस वक्त हम आजादी उन युवाओं को आजाद करना चाहते हैं। पहले क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, सरकार के माध्यम से तो ये होने वाला नहीं है। आज जो निश्चित तौर पर जो आज जागरूक अभियान शुरू किया है, वो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बात आ रही है सामने कि सरकार के माध्यम से 3 दिन का एक अभियान चलाया जाएगा और अभियान के तहत वहां काशी का घोषणा पत्र भी बनेगा और कुछ चीजें बनेगी। युवा मंत्रालय, खेल युवा मंत्रालय जो कर रहा है ठीक है, लेकिन देखिएगा, नशा एक बीमारी है, अपराध नहीं। अगर इसका इलाज किया जाए
तो निश्चित तौर पर युवाओं को स्वस्थ और नया जीवन दिया जा सकता है। इसके लिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि सामाजिक संगठन को जोड़े जाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर तो ये सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन जो शराब के माध्यम से सबसे बड़ी आय का स्रोत मानने लगे ये सरकारें, सारी राज्य सरकारें, मैं उत्तर प्रदेश की नहीं बात करता, मैं तो सारी राज्य सरकारों की बात करता हूं, जो कि नंबर 1 पर कहती है कि राजस्व प्राप्त करना है तो हमें शराब के ठेके, देसी शराब, अंग्रेजी शराब और अलग अलग तरह की, आजकल तो मार्केट में शो रूम बन गए हैं, अब शोरूम बन गए, एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है। और हमारे यहाँ तो राजस्थान की बात करें तो 8 बजे जब बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या शराब मिलेगी नहीं मिलेगी, और चोरी छिपे रात को 10 बजे तक शराब खुलेआम बिकती है, जिसको रोका नहीं जा सकता। अब मैं कहता हूं कि सरकार, अभी देखिए मांडव्य जी और प्रधानमंत्री जी का भी मैं संदेश सुन रहा था, प्रधानमंत्री की चिंता निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन इस अच्छी चिंता को 2047 लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हो आप, उससे पहले भी मुक्त किया जा सकता है। अगर मुक्त नहीं किया गया तो युवा भारत है, जो कि देखिए 60 से 65% लोग जो कि 18 से 35 वर्ष के जो नशे के आदी हो रहे हैं, और युवाओं को पढ़ाई करने जाते हैं। अब सही बात है, वहां देखिएगा कि बहुत सारे तस्कर जो नशे के बेचने वाले हैं वो प्रशासन के माध्यम से, पुलिस की मिली भगत से या बाकी के माध्यम से खुलेआम बेचते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। नशीली सिगरेट बेची जाती है और व्यापक पैमाने पे बेची जाती है, जिसका हिसाब किताब कुछ पता नहीं पड़ता। देखिएगा कि पाकिस्तान से या बाकी जगहों से भी नशे आते हैं सीधे तौर पे। हम तो बाड़मेर और जैसलमेर, उधर बीकानेर और बात करें गंगानगर, जहां व्यापक पैमाने पर नशा आ रहा है पाकिस्तान से, और वो भी ड्रोन के माध्यम से आ रहा है। चिंता का विषय बहुत ज्यादा है और सरकार एक अच्छा प्रयोग कर रही है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये केवल इतना सा प्रयोग कर देने से मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से काशी में जो कुछ होगा और जिस प्रकार से आज शुरुआत की है, और वहां पर बहुत सारी चीज मंथन भी होगा और संदेश देने का काम भी देश में किया जा रहा है, इसकी तो प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन शराब कैसे रुके, शराब की बिक्री को रोके जाने के अंदर कौन सा होगा, क्योंकि गरीब का तबका ज्यादा पीता है शराब, बड़े लोग तो पीते हैं, लेकिन गरीब तबका पी करके अपने जीवन लीलाएं समाप्त कर लेता है। और अवैध रूप से जो शराब बनती है, जहरीली शराब, हर साल आपने देखा कि हजारों की संख्या में युवा मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं, इलाज नहीं करा सकते। तो एक बहुत बड़ी चिंता देश के सामने खड़ी हुई है, इसको रोके जाने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं लौटूंगी आपके पास, सरिता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता जी, एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह भी श्याम सुंदर जी जिक्र भी कर रहे थे कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, और कई बार हमने ऐसी खबरें भी पढ़ी हैं कि कैसे वो शराब पीकर मृत्यु उनकी हो जाती है, और बहुत गलत तरीके से शराब का सेवन भी किया जाता है, उसमें स्पिरिट मिला दिया जाता है कभी। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू, हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी है, जहां शराबबंदी है, सरकार ने कोशिश करी रोकने की, तो वहां पुलिस ऑफिसर्स घर घर जाकर भी कई सारे वीडियोस हम देखते हैं कि होम डिलीवरी कर देते हैं। वहां के जो लोकलाइट्स होते हैं वो जाकर कर देते हैं होम डिलीवरी। ऐसे में आप किस पर भरोसा करें? और क्योंकि सरकारों से अगर हम देखें तो मुझे याद है कि राजीव गांधी सरकार 1985 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, सरकार बदल रही है लेकिन प्रयास सब कर रही हैं। अब ऐसे में जब हर लेवल पर प्रयास किया जा रहा है तो लूपहोल कहां है? देखिए, शराब पीने का सबसे बड़ा रीजन हो रहा है आजकल के जो युवाएं हैं वो शराब में पड़ रहे हैं। एक तो सबसे पहला उनका गरीबी का रीजन होता है, दूसरा होता है संगति का रीजन। बहुत सारे आजकल स्ट्रेस में जी रहे हैं, बहुत सारे आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है, ज्यादातर कॉलेज के बच्चे देखेंगे तो वो नशा के शिकार हो गए हैं। और इन सब जगहों पे आप देखेंगे तो नशा पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है किसी को नहीं पता, इनका कितना बड़ा गिरोह है वो पता लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं पुलिस को कमजोर मानती हूँ, क्योंकि जिस जगह पे नशा लेके लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कॉलेजेस में सारे बच्चों को जो है नशा का शिकार बनाया जा रहा है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है जो पुलिस है उनको जागरूक होने की जरूरत है, ताकि वो इन सब चीजों पे ध्यान दे। जहाँ पे ये सब चीज पहुंच रही है वहाँ पुलिस क्यों नहीं पहुंच रही है?
दूसरी बात, नशा करने के बहुत से रीजन है, सिर्फ शराब ही नहीं है, बहुत सारे जो है अभी गांजा वगैरह आप देख लेंगे तो ये सब बहुत सारे कॉलेजेस में आपको बच्चे लोग फूकते हुए दिख जाएंगे। तो इन सब चीज पे पाबंदी लगना बहुत जरूरी है। एंड द सेकेंड पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी, पारिवारिक टेंशन होता है बहुत बच्चों को, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार परिवार भी होते हैं। जो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो किस संगत में है, उनके फ्रेंड सर्कल कैसे है, तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है हमें कि हमारे बच्चे किस संगति में रह रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके और बच्चे सब में ना पड़े। और ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, जो हॉस्टल वगैरह में रह के पढ़ रहे हैं, जो अपने माँ बाप से बहुत दूर है, दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे लोग ज्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं। तो इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो कॉलेज के अधिकारी है, जो कॉलेज चलाते हैं, जो ट्रस्टी है, तो उन लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उनके कॉलेज तक ये नशा नहीं पहुंचना चाहिए। अगर पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं कॉलेज में भी है कमी है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। अगर इन सब जगहों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सकता है। सो इस पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है हमें। ठीक है अनुज जी, एक चीज समझना चाहूंगी मैं, एम्स ने एक शोध किया था जिसके डेटा है कि 15 स्टेट्स हमारे ऐसे रहे जिसमें 10 से 24 वर्ष के जो हमारा यूथ है उसका 32.8% का रेशियो आया। यानी ये वो रेशियो है जो यूथ नशा कर रहा है। इसके साथ साथ औसत आयु अगर हम 18 वर्ष देखें तो 75.5% किशोरावस्था पूर्ण होने से पहले ही शराब का नशा करने लगते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति और ज्यादा खराब है। यहाँ पर मिजोरम में 89% जो युवा है, जो यूथ है, वो नशे की चपेट में है। उसके बाद आप असम देख लीजिए 46% और उत्तर प्रदेश में 39%। ये एम्स का डेटा है जो बहुत हैरान करता है। यानी ये तो तय है कि नशे का आदी अगर कोई है तो वो सबसे ज्यादा यूथ होता जा रहा है। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं 30 साल को, जब से मैं काम कर रहा हूं, पिछले 30 सालों से मैं काम कर रहा हूं, और अगर मैं 30 साल पहले हम जाते हैं तो 30 साल पहले का मतलब हुआ कि लगभग 95 के आसपास, वहां हम देखते हैं कि जो नशा करने की उम्र थी वो उम्र थी 20 से 22 साल। और जब हम 10 साल और आगे जाते हैं तो वो उम्र हो जाती है 15 से 16 साल। और आज अगर हम देखते हैं तो नशा करने की उम्र हो जाती है बच्चों की 10 से 14 साल के बीच में बच्चा नशा कर रहा है। इसका मतलब पिछले 30 साल के अंदर ये एज घटकर इतनी आ गई है कि, और उस दौरान हम काम ही नहीं कर पाए। शायद हमें लगा है कि हम युवाओं को जब काम करने लगते हैं जब उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जब युवा उस तरफ जा रहा होता है इसके साइन पहले मिल जाते हैं कि युवा उस तरफ जा रहा है। हम तो ये डाटा निकालते रहते हैं और जब वो नशे में पड़ जाता है, जब उसको इलाज की जरूरत होती है, तब उसके लिए हम स्कीम बनाते हैं। उससे पहले हमें चाहिए कि उससे पहले जब वो बच्चा उस तरफ बढ़ रहा होता है, इंडिकेटर मिल जाता है। कोई भी बच्चा जो नशे की तरफ जा रहा है, नशा करने वाला है, इसके इंडिकेटर पहले मिल जाता है। उसका बिहेवियर, उसका जो एटीट्यूड होता है, उससे साफ जाहिर होने लगता है कि बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो वहां पर हम चूक हो जाती है, हमसे चूक हो जाती है, माँ बाप से, पेरेंट्स से, समाज से, सरकार से, सबसे चूक हो जाती है कि हम उस बच्चे को वहीं पर टैकल नहीं करते, हैंडल नहीं करते हैं। और उसी वजह से ये जो एज है बिल्कुल घटते घटते नीचे आ गई है। और अभी मैंने पीछे महीने मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया जो नशा करता था, रिहैबिलिटेशन में था। उसकी उम्र 9 साल थी और उसमें गर्ल चाइल्ड भी होती है और बॉयज भी होते हैं। तो ये हमारे जो युवा है, इनके लिए हमें जब ही काम करना होगा। हमें जब काम नहीं करना जब वो नशे में पड़ गए या चले गए, जब उनको इलाज की जरूरत है। हमें जब ही काम करना है जब हमको ये साइन नजर आते हैं कि वो नशे की तरफ जा सकता है, कुछ इस तरह की। और जो हमारा सोशल मीडिया, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ऐसे बच्चों को, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर हम अपनी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देते हैं बच्चों की। और उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है बहुत जो बढ़ जाती है, उनके अंदर एक ऐसा एम्बिशन पैदा होता है जो पॉजिटिव नहीं होता, जो नेगेटिव होता है। उसको लगता है कि यार मुझे भी ऐसा नेगेटिव बनना है, मुझे भी इससे कुछ फंटासी मिल रही है। तो यहां पर हमें यूथ को रोकना है। उस समय रोकना, देखिए 3 भागों में बांटूंगा मैं जनसंख्या को। एक तो ग्रीन एरिया जो कभी नशा करते नहीं है, एक वो है जो येलो में जो सोशल ड्रिंकर है, एक वो है जो रेड में जो बिल्कुल जिनको इलाज की जरूरत है। अब जो रेड एरिया में आया है वो तभी तो आया जब वो पहले ग्रीन में था। हमने ग्रीन में क्या किया उसके लिए? ग्रीन के अंदर सरकार के लिए पॉलिसीज हैं, कार्यक्रम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो नाकाफी हैं। क्योंकि मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, मैडम किरण बेदी ने 1987 में इसीलिए प्रोग्राम शुरू किए थे नशा मुक्ति के, कि उनको लग रहा था कि मैं क्राइम नहीं रोक पा रही हूं। क्योंकि जो हम क्राइम रोकने के लिए होती है पुलिस, लेकिन पुलिस क्राइम इसलिए नहीं रोक पाती है कि बहुत सारे ऐसे नशा करने वाले लोग थे जिनको नशे की प्रॉब्लम थी और नशे के कारण वो क्राइम कर रहे थे। वो मतलब क्राइम वाले थे नहीं, क्रिमिनल थे नहीं, वो तो आम घरों के बच्चे थे, लेकिन नशे के कारण उनको क्राइम करना पड़ रहा था। इसलिए मैडम किरण बेदी ने 1987 में नवज्योति की शुरुआत की।
और मैं उसी प्रोग्राम से तब से वहां से चला आ रहा हूं, इस कार्यक्रम के साथ देखता आ रहा हूं कि यूथ को बचाने के लिए उतनी जो पॉलिसीज हैं वो नाकाफी हैं। जब तक रिकवरिंग एडिक्ट जो ठीक हुए लोग, उनको आगे नहीं लाया जाएगा, उनको एम्बेसडर नहीं बनाया जाएगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो लोग नशा मुक्त होते हैं वो विशेषज्ञ क्यों नहीं बन सकते हैं नशा मुक्ति की इस कार्यक्रम में। अभी हमारे शर्मा साहब, मैं एक सवाल आशीष से लेती हूँ। आशीष, मॉरल ब्रिंगिंग्स अगर हम बात करें या घर पे एक माहौल जो होता है, अगर परिवार शुरुआत से ही ये समझाए कि ये नशा कितना हानिकारक है, और अगर एक अच्छी राह पर लेकर जाएं, आप हमारी धार्मिक किताबें देखिए, आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि काम क्रोध मदलोभ सब नाथ नरक के पंथ, कि ये चीजों का वर्णन हमारी किताबों में भी है। तो अगर वहीं से हमें वो शिक्षा मिल जाए जिसे हम आगे तक लेकर जाएं, तो वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का असर बच्चों पर नहीं होगा। ये जो स्टेटस सिंबल बन गया है, ड्रिंक करना, स्मोक करने के लिए, मैं अक्सर देखिए, आप यूथ हैं तो मैं एक चीज और कहूंगी, फीमेल्स में मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ स्मोक को लेकर एक क्रेज है, उन्हें लगता है कि स्मोक करना है, जो कि आगे आने वाली उनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये चीज वो नहीं समझ रही हैं। यूथ में अगर आप बॉयज की बात कर लें, और बॉयज क्या, आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, आप पेरेंट्स को देखिए, कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वो स्मोक नहीं छोड़ सकते, बच्चे अपनी कसम दे लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? कहां आपको लगता है कि उन्हें सिखाया जाए कि उसका असर भी हो? मैम, सिखाने की प्रक्रिया ऐसी है कि जब व्यक्ति नशे का एडिक्ट आदी हो जाता है ना, तो वो समाज की, परिवार की, सरकार की, वो किसी की नहीं सुन सकता। उस चीज़ के लिए उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, ग्रुप काउंसलिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल काउंसलिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर आज मैं नशा मुक्त हूँ तो सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता। और रही स्पिरिचुअल किताबें, ये सारी ये चीज़ें हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जिस धर्म में रहते हैं उस धर्म की बुक्स पढ़ते आए हैं। पर क्या होता है कि समाज की और बाहर की चकाचौंध को देख के हम खो जाते हैं कि कहाँ पे, और वो नशा एक ऐसी चीज़ है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेता है व्यक्ति को। स्मैक हो, गांजा हो, चरस हो, कुछ भी हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जिस भी प्रदेश में शराब, अल्कोहल, ये चीज़ें बैन हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा चलन चला है वहाँ गांजा, स्मैक, सूखे नशे का। अब सूखे नशे से क्या हो रहा है, लोग पहले तो इजीली प्रोवाइड हो जाता था, अब उसको दुगनी कीमत देके शराब को, गांजे को ब्लैक में बिक रही है। वही हमने बोला ना कि बहुत से लोग होम डिलीवरी करने लगे हैं। किसी भी चीज को डबल तरीके से और दुगने मुनाफे से बेचा जा रहा है। इवन पुलिस वाले, कोई भी कह सकते हैं, देखिए उसको तो प्रॉफिटेबल चीजें होनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, कहीं से भी आना चाहिए। उन्हें जो पेडलर्स हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है समाज से, किसी चीज से। उन्हें ब्लैक में आ रहा है, 100 की चीज 500 में बेच रहे हैं, मरता है मर जाए, कुछ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजेक्शन पे आते हैं हम। इंजेक्शन एक ऐसी डोजेस होती हैं जिसे सर्टिफाइड डॉक्टर्स या वो लगाते हैं जिनमें हुनर होता है। अब उसमें स्मैक, एंटी डोज ज़्यादा लेके व्यक्ति हार्ट फेल हो जाना, वहीं पे गिर जाना, बहुत सारी समस्या। देखिए, ये नशे का मॉडर्नाइजेशन, नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जैसे अनुज जी ने बताया कि 8 साल का व्यक्ति स्लोचन, चरस, गांजा, तो हर चीज़ पी रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है सरकार को एक नीति अपनाना, एक पैनल बनाना, बिल्कुल एक नीति बनाना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है ताकि नशे के मामले जो हैं वो रुकें। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विजन है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त राष्ट्र बनाना है 2047 तक, ये तभी पूरा हो सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज जी, कृष्णा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी और सरिता सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा खास में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश।